हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए और काफ़ी यूज़फुल होगा आने वाले अपने केवीएस पीजीडी फिजिक्स के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे लगातार हर साल क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, जितना भी एनालाइज करने के बाद, जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और चेक किया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नी को, लेक्चर सीरीज को, दैट इज़ केवीएस एग्ज़ाम 2023 फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो ये क्वेश्चन पेपर है दैट इज़ 2018 का 2018 का जो आपका पेपर है फिजिक्स वाला सेक्शन, हम उसी को हम कवर करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो आ रखा आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। ठीक है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप गिवन है पी एंड क्यू, करेक्ट। और दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा गिवन है। ठीक, तो एक है वर्टिकल वर्टिकल सर्कल, करेक्ट। अनदर इज हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल सर्कल है, दूसरा हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल आ गया। ठीक, लूप गिवन है, सर्कुलर लूप, ये आ गया, करेक्ट है। अब एक काम करो, इसमें ले लो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये आ गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन। ठीक, दोनों का सेंटर। अगर सपोज करो इसमें करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। ये पी जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, दिस इज क्यू जिसमें करंट फ्लो हो रही है √3i। ठीक है, तो सेंटर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, करेक्ट है। तो सबसे पहले देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। ठीक है, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, चाहे आप ऐसे यूज़ करो या फिर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो, ये करंट की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो। ठीक है, जैसे आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, करेक्ट है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, करेक्ट। अब ऐसे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले के लिए, इस वर्टिकल सर्कल के लिए, वर्टिकल सर्कल में करंट फ्लो हो रही है √3i, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, कर्ल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ पी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ क्यू, करेक्ट है, आपको डायरेक्शन मिल गई। अब जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम एट गिवन पॉइंट बिकॉज ऑफ पी एंड बी बिकॉज ऑफ क्यू। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस सर्कुलर लूप एट सेंटर इस बी क्यू, और ये बी पे आ जाएगा। ठीक है, एट गिवन सेंटर। आई बात समझ में। अब सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर सपोज करो कि आपका सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 × R। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। करंट कितना है और उसकी रेडियस क्या है, ये चीज़ आप लोगों को निकालनी है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ P एट द सेंटर दैट इज नथिंग बट μ0 I अपॉन 2R,
डायरेक्शन क्या होगी, जे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट, करंट कितनी है, √3I अपॉन 2R, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -I। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो या फिर स्क्रू रूल यूज़ करो तो आप लोग इजीली इसको निकाल सकोगे। ठीक है, अब निकालना आपको मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स दैट इज BP वैक्टर प्लस BQ वैक्टर, क्योंकि दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटीज, तो कितना आएगा, μ0I अपॉन 2R प्लस, सॉरी डायरेक्शन क्या आएगी, J प्लस μ0 अपॉन 2R √3I - I। ठीक, तो कितना आ गया, μ0I अपॉन 2R, ये तो कॉन्स्टेंट कॉमन है, बाहर आ गया, अंदर कितना बच जाएगा, दैट इज -√3I प्लस J। यह क्या, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मॉड, दैट इज़ नथिंग बट μ0I अपॉन 2R, ये तो कहेंगे कांस्टेंट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल पावर 1/2, दिस इज नथिंग बट μ0I अपॉन 2R इंटू 2, दैट इज μ0I अपॉन R इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो आपको निकाल गया, अब आपको निकालने है नेट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व करो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्वेश्चन में दिया क्या गया, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको एंगल फाइंड आउट करना है या फिर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखो, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप एक काम करो, जो भी आपका कंपोनेंट, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक है एक्स कंपोनेंट, दूसरा है वाई कंपोनेंट, करेक्ट। तो डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू BY बाई PX, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, ये माइनस, अब ये नेगेटिव कब होगा, फिर ये चीज़ आप लोग देख लो, दिस इज नथिंग बट 10 π/3 इज इक्वल टू वट 1/√3, 1/√3 ये चीज़ आती है। ठीक है, मतलब जबकि थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, π/3। ठीक है, अब ये π/3 तो आ रही है, सपोज करो ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने का एंगल बनाएगी, π/3 का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन निकल गई, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने का एंगल बनाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर दिस इज नथिंग बट π/3। ठीक है, अगर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नथिंग बट μ0I अपॉन R, एंड डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/3, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको निकालना था, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का रेशियो ले लो, इजीली आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन स्टैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म विच कैन बी रोटेटेड, मतलब रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ही होल्ड्स ए 5 kg वेट ऑन इन हिज ईच हैंड, अपने दोनों हाथों में। सपोज करो कि ये कोई एक बंदा है, इसके आप 5-5 kg का 2 वेट है, ठीक है, और ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है।
मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ये रोटेट कर रही है अबाउट दिस पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट, करेक्ट है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ये ऐसे सीधे रख रखा है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है, ये भी इसके साथ साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये आपको वैल्यू गिवन है। विथ मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म, जब ये हॉरिजेंटली अपने हाथों को सीधे रखता है तो उस वाली सिचुएशन में जो आपका ओमेगा था दैट इज़ 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। नाउ द मैन ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोज टू हिज बॉडी with the distance of each weight from the axis changes from 80 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ये बोला कि स्टार्टिंग में ये था 80 सेंटीमीटर और उसके बाद जैसे ही अपने हाथ को एक दूसरे के क्लोज लेके आएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट है, ठीक। If the moment of inertia of the man together with the platform is the same 8.0 kg meter square, the new angular speed is about, मतलब ये आपका रोटेटिंग सिस्टम है, ये रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। अगर ये रोटेट कर रही है तो इस सिचुएशन में बोला कि इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म इज सेम 8 kg पर मीटर स्क्वायर, द न्यू एंगुलर स्पीड इज अबाउट। तो देखो आपको क्या करना है, अगर ये रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट, देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्स, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि यहाँ पे कोई आपका रेजिस्टिव फोर्स होगा, ठीक है, या फिर आपका टॉर्क गिवन है जो इसका अपोज करेगा मोशन का। तो क्या होगा, इफ़ देयर इज़ नो टॉर्क और total torque about the given point is equals to 0, that means the angular momentum of a system about that point will remains conserve or constant। तो इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, ठीक है। तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज़ नथिंग बट L1 I1 ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से वो रोटेट कर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है दैट इज I1, करेक्ट। अब जैसे ही वो क्या करेगा, हैंड्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आएगा तो जो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, L2 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, बट देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम हो जाएंगे, L1 इक्वल्स टू L2, डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब यहाँ पे जो I1 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एक तो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी रोटेट कर रहा है और ये जो बंदा खड़ा है तो उसका भी तो अपना मास होगा, वो भी रोटेट कर रही है। तो ये जो आएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैन एंड अनदर इज डिस्क, रोटेटिंग जो डिस्क है या प्लेटफॉर्म है, एमपी कर देता हूँ, ठीक है, प्लस अब ये मासेस गिवन है, ठीक है, मासेस गिवन है, मासेस कितना है 5 kg और यहाँ पे कितना है 5 kg, करेक्ट। और स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकाल लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो सर, 2 टाइम्स मास कितना आएगा 5 kg इनटू और डिस्टेंस कितनी 80, इसको चेंज कर लेना मीटर में स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 दैट इज 8 प्लस 10, तो कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 5 and 4 इंटू 16/25, ये आएगा 2, दिस इज 5, तो कितना आएगा 8, 40 प्लस 32/5,
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज़ नथिंग बट 72/5 इस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, चलो इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है। I1 तो I1 कितना हो गया, I1 इज 72/5 इंटू ω1 की वैल्यू है, दिस इज 50 रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसा गिवन है, इज इक्वल्स टू I2। अब ये I2 होगा क्या, ω2 में फाइंड आउट करना है, I2 की वैल्यू क्या होगी, वही दैट इज 8 प्लस 2 टाइम्स मास इंटू डिस्टेंस 20/100 स्क्वायर, तो कितना आएगा 5, दैट इज नथिंग बट 8 प्लस 2/5, 42/5, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट सेंटर। अब ω2 की वैल्यू निकालनी भाई, ω2 कितना आएगा भाई, ω2 इज इक्वल्स टू 72/5 इंटू 5/42 इंटू 50, ये कैंसिल हो गया, ये कट रहा है, 24, this is 12 and this is 7, 600/7 रिवोल्यूशन पर मिनट, करेक्ट है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 600/7 रिवोल्यूशन पर मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, द न्यू एंगुलर स्पीड अबाउट गिवन फिक्स पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट 600/7 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस बेसिकली आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड यूज करना था। इफ देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क दैट मीन्स द मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व। अब क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म और इस आदमी का, दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो चीज़ आप लोगों को गिवन है 8 kg/m²। तो आपको इसमें क्या करना था, ऐड करना था। क्या ऐड करना था, ये जो दो मासेस गिवन है, दोनों मासेस भी तो क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली मास इनटू पोजीशन स्क्वायर, r², तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों का मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस फिक्स पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट, दोनों को ऐड कर दिया, प्लेटफॉर्म और मैन का, दोनों का साथ में कितना है 8, और उसके बाद जो आपके मासेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो उसका भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करोगे और सीरीज से फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, दैट इज़ I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, तो ω2 इक्वल्स टू कितना आएगा, I1/I2 इंटू ω1, ये ऐसे निकल जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सेक्शन। सेंटर ऑफ मास से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, इफ़ देर इज डिस्क्रीज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, मतलब पॉइंट मासेस गिवन है, ये पॉइंट मासेस गिवन है और ये आपका रेफरेंस है, दैट इज़ फ्रेम, ये पॉइंट जिसके अबाउट हमें पोजीशन डिफाइन करनी है, R1 R2 R3, करेक्ट है। ये आएगा O, मतलब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ऑब्जर्व करेगा। तो आपको क्या निकालना है, देखो सेंटर ऑफ मास निकालना है फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट समेशन MI/RI वेक्टर अपॉन सम ऑफ मास, करेक्ट है। ये आएगा पोजीशन वेक्टर और उसका मास आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो सिचुएशन इस टाइप की है कि अगर आपको रॉड गिवन है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड मतलब मास जो आपकी डेंसिटी की दैट इज कांस्टेंट, लीनियर मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको वायर गिवन है या रॉड गिवन है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखने का। सपोज करो लेंथ है L, तो सेंटर ऑफ मास
की पोजीशन क्या हो जाएगी L/2, मतलब इस पॉइंट पे लाई करेगा। मतलब जब का सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी रॉड का जो मास है इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा। मतलब ये जो रॉड है मैं इसको एक पार्टिकल की तरह यूज कर सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट पार्टिकल की तरह। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे ना इसको सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ करोगे, जो भी आपका ये बल्क में है, ठीक है, ये रॉड जो गिवन है, रॉड किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ पॉइंट पार्टिकल विच है मास कैपिटल M। अगर सपोज करो इस रॉड का मास है कैपिटल M और मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये हो गया कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये रॉड है तो इसका होगा जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, करेक्ट है। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एज अ पॉइंट पार्टिकल। अगर आपको पॉइंट पार्टिकल के बारे में पता चल गया तो आप इजीली इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके सेंटर ऑफ मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट है, आई बात सुन में। अब कैसे करेंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट आएंगे L/2 एंड 0। करेक्ट, वाई एक्सिस में कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट L/0 L/2। करेक्ट है, और इसका कितना आ जाएगा -L/2 एन 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, इस वाले का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा R1, R1 इज़ नथिंग बट L/2I। करेक्ट, ऊपर वाले के क्या आएगा R2 वेक्टर इज़ नथिंग बट दैट इज़ L/2J। और जो R3 है, R3 का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा -L/2। आइए आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया, ठीक है। मासेस क्या है कैपिटल M, अच्छा मास गिवन है M, 2M एंड 3M। ओके, इसका मास है M, AB, CA, AB एंड BD, CA का मास है M, AB का मास है 2M एंड BD का मास है 3M। करेक्ट है, तो इस वाले इक्वेशन में रख दो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो कितना है M, चलो ये मैंने लिखा BD, मतलब ये RBD, ठीक है, 1 2 3। करेक्ट है, 1 2 3। तो इस वाले को BD को BD कितने है, दैट इज़ 3M इंटू L/2I प्लस यह है 2M L/2J माइनस M L/2I, और तीनों को ऐड कर दो 3M प्लस M प्लस 2M प्लस M। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, दिस इज़ नथिंग बट 1/6M 3M 3/2 1 means this is L ml I प्लस ml J, ठीक है। ml कॉमन आ गया तो कितना आ गया, ml अगर कॉमन रहेगा तो कितना है ml अपॉन 6M I प्लस J। तो जाएगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दैट इज नथिंग बट L/6 I प्लस J। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई, दैट इज नथिंग बट L/6 I प्लस J। करेक्ट ही आएगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। ओके, मतलब जो आपका रॉड गिवन है, रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालो, उसको एक पॉइंट की तरह यूज करो और उसके बाद सीधे सीधे डिस्क्रीट सिस्टम के लिए आप जो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन है उसको यूज़ करो, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ फ्रॉम
डायमेंशनल एनालिसिस, दिस इज फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। वाटर फॉल्स फ्रॉम टैप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट विथ स्पीड वी नॉट आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम बिकम्स a, 4 स्टूडेंट्स वर्क आउट द फॉर्मूला। तो ये आपके फॉर्मूले गिवन है ए बी सी एंड डी, और आपको चेक करना है कि कौन सा आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इसकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड में इस टोटल की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो करेक्ट आपका आंसर नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए चेक करते हैं पहले वाले को। देखो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट एल टी माइनस वन, दिस द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। राइट हैंड साइड में चेक करते हुए कितना आएगा, 2gh ए स्क्वायर अपॉन ए नॉट माइनस ए की होल पावर कितनी आई, 1/2। ये एरिया है, एरिया से एरिया कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, एरिया, 2 तो कांस्टेंट है, GHA इसका निकाल लो, जी का कितना आएगा, जी का आएगा LT-2, इसका आगे L, और ये कितना आएगा L स्क्वायर, तो पावर कितनी आएगी, L टू द पावर 4 एंड T टू द पावर -2, होल पावर कितनी आएगी, 1/2, तो कितना आएगा फिर L2T-1, ठीक है। L2T-1 मतलब पहला वाला तो इनकरेक्ट है, ठीक है। L2T-1 तो इसका तो कोई मतलब नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है LT-1 और राइट हैंड साइड में L2T-1, ये तो क्या है सीधे सीधे इनकरेक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि जब अगर राइट हैंड साइड में डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है, तो पहला वाला गया, ठीक है। आरी बात सुनने, चलिए अब नेक्स्ट वाले चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा LT-1, राइट हैंड साइड में देखते हैं ए स्क्वायर गया, बचा गया 2GH, 2 तो कांस्टेंट है, GH, G मतलब LT-2 और H मतलब L, तो कितना है L2T-2 की होल पावर कितनी है, 1/2, तो कितना पावर LT-1, तो क्या आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर आप ये वाला चेक करो तो क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ऊपर गया G और नीचे गया H, G/H, LT-2 अपॉन L, तो कितना आएगा T-2, ये भी गया। अब इसको चेक कर लो, ये से सीधे से कैंसिल कर दो, कितना आएगा GH² मतलब LT-2 और L स्क्वायर, तो कितना L टू द पावर 3 T टू द पावर -2 की होल पावर कितने गई, 1/2, तो ये भी क्या आएगा आपका इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बस आपको डायमेंशनली चेक करना है, डायमेंशन चेक करनी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वही क्या होगा आपका करेक्ट होगा, तो मतलब बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, सेकेंड वाला, ठीक। हरी बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि एन AC सोर्स EMF इलेक्ट्रोमूविंग फोर्स E = E नॉट साइन 100t, यह आपको साइनसोडियल EMF गिवन है, वेरिएबल is connected across a circuit. The phase difference between the EMF and the current I in the circuit is observed π/4, ये π/4 आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को गिवन है, करेक्ट। If the circuit consists of only RC, RL and LC, इसमें से तीनों में से एक आपका यूज़ कर रखा है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखी है, और एलिमेंट्स इन सीरीज, व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी, R मतलब रेजिस्टेंस रजिस्टर, C आपका क्या होगा कैपेसिटर, L इंडक्टर, मतलब इनमें से कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा जो आपका यूज होगा, ऐसे ये चीज़ें बोली गई है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ the phase difference between the EMF E and the current E और I के बीच,
जो आपका फेज डिफरेंस है, ये चीज़ आप लोगों को गिवन है। अब इसमें आपको ये चीज़ चेक करनी कि आगे कौन सा है, ठीक है, आगे कौन सी करंट है या फिर आपका क्या है वोल्टेज है, ये चीज़ आप लोग देखो। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल रजिस्टर और एक कैपेसिटर की, या फिर एक सिंपल रजिस्टर और एक इंडक्टर की, ठीक, ये दो आपको कैपेसिटर गिवन है और इंडक्टर गिवन है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करेक्ट है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो कैपेसिटर और जो रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो आपका क्या होता है फेज होता है, तो फेज में आगे कौन सा होगा, इसमें इसमें आगे कौन सी होगी, आगे होगा पोटेंशियल और पीछे होगी करंट, करेक्ट है। इसमें क्या होगी, करंट होगी आगे और पोटेंशियल होगा पीछे, ठीक, ये चीज़ आई। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा आगे है, मतलब कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, एलसी वाला होगा या आरसी होगा या आरएल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ पाई बाई फोर, ये फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब ई आगे है, पोटेंशियल आगे है। अगर पोटेंशियल आगे करंट पीछे है, तो इसका मतलब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो इसमें आर और सी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को, ये चीज़ हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, करेक्ट है, आ रही बात समझ में, ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब ये चीज़ एक बार इसको कंफर्म कर लेते कि है क्या। देखो फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है पाई बाई 4, और वी नो दैट 10 फाई इज इक्वल टू XC/R, 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 XC क्या होगा, XC इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द कैपेसिटर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात एक चीज़ ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि आर और सी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो आर और सी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहले में तो है नहीं, ये भी गया। ये तीसरा वाला भी आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, बचा क्या, सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाला R इक्वल्स टू 1 एंड C इक्वल्स टू 1, करेक्ट, ये चीज़ देखो। C इक्वल्स टू 10, R इक्वल्स टू 1 किलो ओम। और चलो यहाँ से भी अगर मैं इसको चेक करता हूँ, एक्स सी दैट इज़ नथिंग बट 1/ω/c इंटू आर दैट इज़ इक्वल्स टू 1, तो कितना आ गया, दिस इज़ नथिंग बट 1/RC इज़ इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि 10 पाई/4 की वैल्यू कितनी की 1, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज़ 1/RC। और यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100, करेक्ट है, ओमेगा की वैल्यू 100, ओमेगा है 100। अब देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब आर और सी की वैल्यू लेके देखो तो कितना आ रहा है, 1/R की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ इंटू माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6 फेरेड, तो ये कितना आ रहा है इसका आंसर, 10⁻³ 10⁻³ इसका आंसर आ रहा है, मतलब ये आपकी वैल्यू सही नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा 101, तो तब भी ये करेक्ट नहीं है। 1 किलो ओम एंड L इक्वल्स टू 10 हेनरी, 10 हेनरी, तो क्या होगा, ये तो उसको मैच कर रही है, बट ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए, करेक्ट है।
तो ये कितना है 10 टू दी, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ 10 टू द पावर -5, तो कितना आएगा 10 टू द पावर 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, या तो आप डायरेक्टली यूज़ करके एक कॉन्सेप्ट की करंट आगे होगी या फिर पोटेंशियल आगे होगा। तो कैपेसिटर में क्या होगा, ऑलवेज जो पोटेंशियल होगा ईएमएफ होगा ऑलवेज करंट से क्या होगा आगे, ठीक। और इसमें क्या होगा, इंडक्टर में करंट आगे होती है और पोटेंशियल पीछे होता है, ठीक है। जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल पीछे होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सीरीज से अगर आप देखते हैं यहाँ पे चेक कर दे तो एक ही आंसर है, दैट इज सेकेंड वाला ही करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आर और एल का कॉम्बिनेशन है, आर और एल। और यहाँ पे कितना है आपका आर एल। यहाँ पे क्या होगा, करंट आगे होती है, पोटेंशियल पीछे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल आगे है और करंट आपके पीछे, तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू जो है वो 10 माइक्रोफेरेड आंसर, ठीक है। मिस्टेक इसमें एक्चुअली ऑप्शन ही गलत दे रखा है, करेक्ट है। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप फेज डिफरेंस से निकाल लो 10 फाई की वैल्यू एक्स सी अपॉन आर, क्योंकि एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि आर और सी में करंट क्या होगी पीछे, वोल्टेज क्या होगा आगे। तो ओमेगा यहाँ से निकाल लो 100 और दोनों को कंपेयर करने के बाद निकाल लो, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An astronomical telescope is focused on a distant star if the distance between the objective lens and eyepiece, eyepiece और objective lens के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है दैट इज़ नथिंग बट 2.75 मीटर, ऐसा आप लोग का गिवन है, ठीक है। एंड द पावर ऑफ eyepiece, अब पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज़ नथिंग बट 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इन्वर्स ही क्या होगा आपका पावर हो जाएगा, करेक्ट है। पावर गिवन है, ओके। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज़ 2.75 मीटर, मीन्स द ऑब्जेक्टिव, जब का ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका जो फोकल लेंथ होगी दैट इज़ एफ ओ प्लस एफ ई, दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ नथिंग बट 2.75, ये वैल्यू आपकी गिवन है, ओके। पावर ऑफ आई पीस पी ई इज़ नथिंग बट 4 डायोप्टर, ये वैल्यू गिवन है, ओके। ये वैल्यू गिवन है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एफ ई फोकल लेंथ दैट इज़ नथिंग बट 1/4 दैट इज़ नथिंग बट 0.25 मीटर। आई पीस जो है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी आ गई 0.25 मीटर। अब निकाल लो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ दैट इज़ नथिंग बट प्लस 0.25 इज इक्वल्स टू 2.75, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 2.5 मीटर, ठीक है। ये आपका निकल गया फोकल लेंथ। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, दिस इज़ नथिंग बट एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। जो का मैग्नीफाइंग पावर होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा और आईपीस का जो फोकल लेंथ होगा, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 2.5 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 10। ये क्या देगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये 10 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका किस पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि कैसे यूज करना है आपको फॉर्मूले को, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ फिर से मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं, आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लो, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। और सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको आइडिया ना हो
कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस की जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या निकल जाएगा, दोनों की बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। करेक्ट है, आई बात समझ में। तो सीधे सीधे आप लोग यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ये बोला 64 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच चार्ज टू 0.9 वोल्ट, मतलब आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, और इनमें जो आपका पोटेंशियल है दैट इज नथिंग बट 0.9 वोल्ट, और नंबर कितने हैं 64, साइज सभी का सेम है। ठीक है, बोल रहा है कि कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, एक लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप बन रहा है सभी को ऐड करने के बाद, और इसका मैं रेडियस एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है मैं एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल आर। करेक्ट है। ठीक, द पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप विल बी, जो का पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ आप लोगों को निकालनी है। करेक्ट है, तो जो सबसे पहले देखो इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे, जो आपका आएगा 64 जो आपके ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स, उनका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप, दैट मीन्स वी बिग ड्रॉप। करेक्ट है, ये चीज़ आप लोगों को निकालनी है। वी नो दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर। क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज, के क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, टोटल चार्ज, एंड आर इज द रेडियस। करेक्ट है, चलो इसी को यूज करते हैं फिर। देखो वॉल्यूम निकाल लो, 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 4R। ये आपको रिलेशन मिल गया। ठीक है, ये आपको रिलेशन मिल गया आर और आर के बीच। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज नथिंग बट V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। ठीक, अब चार्ज कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा 64 स्मॉल क्यू, और आर की जगह पर कितना आएगा 4 टाइम्स स्मॉल आर। करेक्ट है, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर इंटू 64/4। तो कितना आएगा, इसको कैंसिल कर दो, ये आएगा इज इक्वल टू 0.9 इंटू 16, 0.9 इंटू 16, 6, 9 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 14.4 वोल्ट। 14.4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम से आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, रेडियस में आप क्या निकालोगे, रिलेशन निकालोगे, और उसके बाद सीधे सीधे पोटेंशियल कैलकुलेट करो बिगर ड्रॉप का, और दोनों को रिलेट कर दो। ये स्मॉल ड्रॉप के लिए, ठीक है, ये वन सिंगल स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप के लिए क्या होगा, पोटेंशियल दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और जो बिगर जो आपका क्या होगा ड्रॉप होगा,
उसके लिए कितना आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 0.9 इंटू 16 इज़ द पोटेंशियल। ओके ओके, चलो अभी के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वीडियो काफ़ी लेंदी बनने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।